नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टूस अकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है, हिंदी गोधली, उसका चैप्टर 2 है 20 का दांत। उसके जितने ही प्रश्न उत्तर बनेंगे उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इसके बाद हमने जो चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया है, जिस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आपका डिमांड था सर आप 20 के दांत जो है उसका भी प्रश्न उत्तर को कवर करा दीजिए। तो चलिए आपके लिए हम 20 के दांत का प्रश्न उत्तर लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाला है, यानी बहुत जल्द आने वाला क्या है, 20 सितंबर को। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 20 सितंबर से पहले कर रहे हैं तो अभी आपको डाउनलोड नहीं हो पाएगा, यानी कि 20 सितंबर को डे यानी हमारा ऐप जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप उस दिन से आप जाकर ऐप को देख सकते हैं, ठीक है। इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें कि 20 के दांत का हम ऑब्जेक्टिव भी बना चुके हैं, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। और उसमें एक गलती रह गया, उसको हम आपको बता देंगे क्या गलती था उस वीडियो में, उसको इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके किताब का पहला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थ कथा स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कहानी का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक क्या है, तो 20 का दांत जो कहानी का शीर्षक है उसका सार्थ कथा यहाँ पे स्पष्ट करने को कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मूल बिंदु तथा मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मूल बिंदु तथा मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। इस बात को समझे दोस्तों। देखिए क्या कहना चाह रहा है। मान के इस वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो का हम टाइटल क्या रखेंगे, टाइटल मतलब शीर्षक होता है, ठीक है। टाइटल मतलब शीर्षक होता है। हम टाइटल क्या रखेंगे, तो टाइटल रखेंगे यहाँ पे रखेंगे चैप्टर क्या है, 20 का दांत है तो 20 का दांत प्रश्न उत्तर, यही ना रखेंगे। तो क्यों रखेंगे 20 का दांत प्रश्न उत्तर, क्योंकि इसमें 20 का दांत को हम प्रश्न उत्तर के बारे में जिक्र किए हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका शीर्षक जो रखेंगे हम 20 का दांत प्रश्न उत्तर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शीर्षक है क्या किया गया है, कोई भी कहानीकार किसी भी कहानी का शीर्षक उसमें वर्णित विषय वस्तु, मूल बिंदु, मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। देखिए, प्रस्तुत कहानी में एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग के परिवार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें सेन साहब तथा उसके पुत्र द्वारा किए जा रहे भेदभाव, दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। लेकिन जब कासू अपनी ताकत का प्रयोग मदन के सामने करता है तब मदन कासू के 2 जहरीले दांत को तोड़कर अपने बहादुरी का परिचय देता है। उसके बाद में इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी शीर्षक 20 का दांत सार्थक एवं उचित है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कहानीकार है इसका जो शीर्षक है वो रखा है किस प्रकार, तो इसमें वस्तु जो इसमें विषय वस्तु है, मूल बिंदु तथा मुख्य उद्देश्य उसको ध्यान में रखते हुए किया, ठीक है। इसमें जो कहानी इसमें 2 परिवार के बीच का है, एक है मध्यम वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग से कौन कौन आते हैं, तो वो आते हैं सेन साहब और कासू आता है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करते हैं, जो छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। जैसे मदन हुआ, गिरधर हुआ। मदन कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा है, आपको मालूम है। तो मदन पर अत्याचार करता है, तो क्या करता है, जब कासू अपनी ताकत का प्रयोग मदन के सामने करता है, ठीक है, जो मदन निम्न परिवार से बिलोंग करता है उसके सामने करता है, तो मदन क्या करता है, कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं, ठीक है। जो 2 दांत तोड़ देते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि जो प्रस्तुत कहानी का शीर्षक 20 का दांत सार्थक एवं उचित है। यहाँ तक आपको हमको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको हम समझा के बना रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रीड कर देंगे। और आपको अगर चैप्टर 3 का भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो ये बता सकते हैं आप कि हमको चैप्टर 3 का भी प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको हम क्लास 10th है उसका जो हिंदी है, हिंदी गोधली, उसका हम मास्टर वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। और उसका PDF आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा और इसका भी PDF हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और लिखना है वहाँ पे R2C अकेडमी, ठीक है, R2C अकेडमी लिखना है। जो ऐप आएगा, आपको R2C अकेडमी का लोगो देखे हैं, तो R2C अकेडमी का जो लोगो होगा उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसका रेटिंग 5 कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आप कहानी में पढ़े हुए हैं कि सेन साहब अपने बेटियों और बेटे के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है।
तो आपको बता दें कि कुछ गलती रह गया था हमको ऑब्जेक्टिव में, उसको बता देते हैं क्या गलती था। तो हम आपको बताए हुए थे कि सेन साहब की 4 लड़कियां थी, ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में गलती हो चुका था, वहाँ पे 5 लड़कियां होगी, ठीक है। तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी और 1 बेटे थे, यहाँ तक याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग पर आधारित भेदभाव किए जा रहे थे। सेन साहब का एक बेटा तथा 5 लड़कियाँ थी। बेटे के लिए अलग अलग नियम तथा 5 लड़कियाँ यानी 5 बेटियों के लिए अलग अलग नियम था। बेटा कासू इकलौता होने के कारण अपने माता पिता का आँख का तारा था। कासू अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। वह कभी कभी अपनी बड़ी बहनों और घर के नौकर पर हाथ उठा दिया करता था, जबकि 5 बेटियां तमीज और तहजीब की जीती जागती मूर्त थी। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, इसको हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किसे कहा जा रहा था बताइए सभी कोई? तो खोखा कासू को कहा जा रहा था। याद रखिएगा, खोखा किसे कहा जा रहा था? कासू को कहा जा रहा था। और कासू कौन था? तो सेन साहब का लड़का था, इकलौता लड़का था, ठीक है, इकलौता बेटा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का जीवन प्रत्येक मामलों में अपवाद था, क्योंकि खोखा का जन्म उस समय होता है जब सेन दंपति नाउम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। यानी कि खोखा का जो जन्म होता है उस समय होता है जब सेन दंपति जो है कहते हैं कि अब हमको कोई लड़का नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको 5 लड़कियां आगे से हो चुका था, ठीक है। और खोखा का जन्म होते ही सेन दंपति लिंग भेदभाव करना शुरू कर दिए, और खोखा के कारण ही गिरधर लाल को उसको नौकरी से हटाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ नहीं कर रहा है, इसको एक बार समझिएगा। क्वेश्चन समझिएगा तो आंसर आप अपने आप बना लीजिएगा। कुछ नहीं, एक बार क्वेश्चन समझिएगा और आंसर को समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और इन संभावनाओं के लिए उन्हें कैसी शिक्षा तय की थी। यानी कि जो सेन दंपति अपने बेटे को भविष्य में क्या बनाना चाहते थे और उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए वो कैसी शिक्षा दे रहे थे उन्हें, ठीक है, इसी को कहा गया है। तो इसको देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। आंसर है सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, और वे उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए सेन दंपति बचपन से ही खोखा का खुद से शिक्षा व्यवस्था शुरू करना कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, तो उनको बचपन से ही खोखा को खुद से शिक्षा देना शुरू कर दिया। घर पर ही कारखाने के बढ़ई आता था, जिसके साथ 1-आधा घंटा खोखा ठोक पिटाक करता था, ठीक है। और खोखा के बचपन से औजार की खोखा बचपन से औजार पहचानना शुरू कर दिया था। इस बात पर सेन दंपति को गर्व और महसूस होता था। यानी कि देखिए, जो खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और उसके लिए क्या किया, अपना शिक्षा जो था खोखा का शिक्षा था उस स्वयं देने लगे, ठीक है। उसके लिए कारखाने से बढ़ई को बुलाया और बढ़ई के साथ खोखा क्या करता था, आधा 1 घंटा ठोक पिटास करता था और वो औजार को पहचानना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सेन दंपति को अपने बेटा खोखा पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो अब क नंबर है, क को देखेंगे सबसे पहले। क है लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो देखिए इसको क्या किस प्रकार लिखेंगे, कभी भी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहे या किसी क्या होता है कविता का जो लाइन होता है या कोई कहानी का लाइन होता है उसको कहे कि क्या करें व्याख्या करने के लिए कहे, तो उसको आपको किस प्रकार स्टार्ट करना, देखिए किस प्रकार स्टार्ट करना, इसको सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ, जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम लिखना है। तो देखिए इसको किस प्रकार लिखे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है, जिसके रचनाकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से सेन दंपति की बेटियों के बारे में बताए हैं, ठीक है। उसका में जो बात है उसको लिख देंगे। तो सेन दंपति की 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां तमीज और तहजीब की जीती जागती मूर्त है। सेन दंपति उन्हें क्या नहीं करनी चाहिए इसकी शिक्षा तो दे दिए हैं, लेकिन क्या करनी चाहिए इसकी शिक्षा शायद नहीं दी है। लेकिन इस बात पर सेन दंपति को गर्व है, क्योंकि उनकी 5 बेटियां नहीं खुद से हंस सकती है, ना किसी से बोल सकती है और ना कुछ खेल सकती है। इसीलिए इस बात में कहा गया है लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता इस बात पर गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यानी ख है, 5 या ख है। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से सेन साहब के सिद्धांतों के बारे में बताए हैं। तो देखिए सेन साहब का सिद्धांत क्या था
सेन साहब को जब 5 लड़कियां थी, सेन साहब अपने नियम के अनुसार चलते थे, अपने नियम में कोई बदलाव नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही कासू का जन्म होता है, सेन साहब अपने सिद्धांतों में बदलाव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वे सिद्धांतों को खोखा के अनुसार बदल लेते हैं। हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आते एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, पीडीएफ को जाकर हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको एक बार इसको मतलब रटना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। रटना मना है, इसको यहाँ पे समझना है। समझिएगा तो ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ग है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर मतलब गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसको मतलब प्रस्तुत करना है, इसको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति है 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके रचनाकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से सेन साहब के निम्न वर्ग के प्रतिदृष्ट प्रवृत्ति के बारे में बताया है। जब गिरधर अपने बेटे मदन की पिटाई करता है तो सेन दंपति खुश होते हैं और सेन साहब कहते हैं कि मदन अपने माँ के लाड प्यार के कारण बिगड़ चुका है, मगर गिरधर ऐसे ही कड़ाई करता रहा तो मदन सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, यानी कि हंस मतलब धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, ठीक है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, तो इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये प्रसिद्ध पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों के मनोदशा के बारे में बताए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लेखक ने यहाँ विशेषता का वर्णन किया है। लेखक ने यहाँ बाल विशेषता का वर्णन किया है, जहाँ कौवे की जमात मतलब मदन और उसके आवारागर्द साथियों के साथ है। कौवे मतलब मदन और उसके आवारागर्द साथियों के साथ है किया गया, तथा हंस कासू के लिए प्रयोग किया गया है। एक दिन की बात है, कासू अपने घर से निकलकर बगल के गली में जा पहुंचा, जहां मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा होता है। कासू, यहाँ पे कासू का कास लिखा गया है। कासू भी लट्टू नचाना चाहता है, लेकिन मदन या कोई भी साथी उसे लट्टू नचाने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए खोखा ने कहा है कि इसीलिए लेखक ने कहा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसलिए लेखक ने कहा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। एकदम छोटा छोटा आंसर आप लोग का है, सर छोटा आंसर दिए और सटीक आंसर दीजिए, तो आपको हम छोटा आंसर दिए और सटीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसे परीक्षा में लिख के आ सकते हैं, हम गारंटी लेते हैं 100% सही क्वेश्चन सब है और 100% आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। सेन साहब के और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, ठीक है। तो इसके आंसर देखते हैं। सेन साहब और उसके मित्र ड्राइंग रूम में आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जिसकी तैयारी मैं अभी से उसको करा रहा हूँ। तब पत्रकार मित्र बोलते हैं कि मेरा बेटा कुछ भी बने, लेकिन जेंटलमैन जरूर बने, और वह जो भी बनेगा उसे पूरी छूट रहेगी, वह अपने मन से कुछ भी बन सकता है। तो यही बात हुआ था सेन साहब और पत्रकार के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है। मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा कहानीकार हमें यह बताना चाहते हैं कि मदन ड्राइवर को अपने से बड़ा छोटा नहीं मानता। जो मदन है, ड्राइवर, देखिए मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा कहानीकार हम यह बताना चाहते हैं कि मदन जो है ड्राइवर को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं मानता, वह ऊंच नीची भावना को नहीं मानता है, वह अपने समान ड्राइवर को भी मानता है। जबकि ड्राइवर अपने आपको सेन साहब के सबसे ईमानदार और विश्वासी दिखाने के लिए मदन से झगड़ा करता है, तथा वह अपने से मदन को नीचा दिखाना चाहता है। समझ में आ गया होगा हमें जहाँ तक उम्मीद है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इसे प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, तो देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाना था। जब कासू अपने बंगले से निकलकर उस गली में जा पहुंचता है जहां मदन और उसके आवारागर्द साथी के साथ लट्टू नचा रहे होते हैं, ठीक है। लड़कों को लट्टू नचाते हुए देख कासू का भी मन लट्टू नचाने के लिए करता है, लेकिन जैसे ही वह मदन और उसके दोस्त से लट्टू मांगता है तो उसे कोई नहीं देता है। तब कासू को गुस्सा आ जाता है और मदन पर हाथ उठा देता है।
क्यों हाथ उठा देता है? उसको तो घर में आदत था हाथ उठाने पर, अपनी बड़ी बहन और नौकर पर, तो मदन पर भी हाथ उठा देता है। ठीक है, तो मदन क्या था? तो मदन एक स्वाभाविक निर्भीक स्वाभिमानी और बहादुर लड़का होता है, जिसके कारण मदन कासू के बीच झगड़ा हो जाता है और मदन कासू के 2 जहरीले दांत तोड़कर अपनी बहादुरी का परिचय देता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। तो 9 नंबर क्वेश्चन इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, महर और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महर वाले जीतते हैं। बात सही है, महर और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महर वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद में अपने खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन की कहानी से एक उदाहरण को देकर पृष्ठ कीजिए। यानी ये कह रहा है, ये जो कथन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं, झोपड़ी वाले की हार होती है, इससे एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझाते हैं आसानी से। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं तब झोपड़ी वाले की जीत होती है। जब कासू और मदन के बीच झगड़ा हो रहा था तब कोई बच्चा मदन या कासू की तरफ झगड़ा में साथ नहीं देता है, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कौन नौकर है और कौन मालिक, अर्थात कौन अमीर है और कौन गरीब। तब इस हालत में मदन की जीत होती है तथा महल वालों की कासू की हार होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अगर झोपड़ी वाले एक साथ हो जाएंगे तो महल वाले क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। यही बात कहना है। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया गया। बच्चा में मदन और कासू में जो लड़ाई होता है तो बच्चा सब क्या होता है? नासमझ होते हैं, तो अमीर गरीब ऊंच मतलब बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं? ना मदन का साथ देते हैं ना कासू का साथ देते हैं, वो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, यानी कि उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? महल वाले की हार होती है और जो जीत होता है वो झोपड़ी वालों का जीत होता है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन होगा शायद, देखते हैं कितना क्वेश्चन है, हमें ध्यान में नहीं, लेकिन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन होगा सभी को कवर करेंगे यहाँ पे हम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन के द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब वह मदन को दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर इसका देखते हैं क्या होगा। रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर जब मदन द्वारा कासू की पिटाई की जाती है तब वह मदन को दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार वह डरपोक और मालिक के हर जुर्म को चुपचाप सहन कर लेता है वैसे सहन करने वाला उसका बेटा मदन नहीं है। इस बात को समझकर उसे अपने आप पर पछतावा और अपने बेटे पर गर्व होता है, इसीलिए क्या करता है? वो मदन को दंडित नहीं करता है। ठीक है, अगला देखते हैं अब कितने क्वेश्चन है भाई। 11 क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा शायद नहीं होंगे। चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। आप इसका PDF हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बेहतर रहेगा आपको। इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे इसका PDF को आप हमारे ऐप से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चित्रण करें। सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। तो सबका लाइन बाय लाइन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसका? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेन साहब का। सेन साहब एक सफ़ेद पोशाक के अंदर छिपे हुए एक तुच्छ व्यक्ति है। तुच्छ व्यक्ति यानी छोटा व्यक्ति है। वह लिंग आधारित भेदभाव करते हैं। अपनी 5 बेटियों के लिए तथा बेटे कासू के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। वे अपने आप को दूसरे के सामने सभ्य सुशील दिखाते हैं जबकि अपने अंदर ऊंच नीच की भावना छिपाए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब मदन का व्याख्या करेंगे। तो मदन का व्याख्या करते हैं हम इससे। ठीक है, तो मदन का व्याख्या करते हैं। मदन इस कहानी का मुख्य पात्र है क्योंकि मदन के कारण ही कहानी अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाता है। मदन एक निर्भीक स्वाभिमानी और बहादुर लड़का है। वह अपने ऊपर किए जा रहे जुर्म को नहीं सहता है बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब देता है और इसका परिचय हम कहानी के अंत में देखने को मिलता है। इसका परिचय हमें कहानी के अंत में देखने को मिल ही जाता है। अगर देखते हैं कासू का जो परिचय है, कासू का परिचय कराते हैं। काशी वही छोटा लड़का। तो कासू देखिए, कासू सेन साहब का इकलौता पुत्र है जिसके कारण वह अपने माता पिता का आंखों का तारा है, जिसके कारण वह काफ़ी बिगड़ जाता है। वह अपने 5 बहनों तथा घर के नौकर पर हाथ उठा देता है जबकि वह सभी से छोटा है। लेकिन जब वह इस आदत से मजबूर होकर मदन पर हाथ उठा देता है तब उसे भारी पड़ जाता है। बदले में कासू मदन के 2 जहरीले दांत तोड़ देते हैं। अगला देखते हैं गिरधर का है। तो गिरधर को भी देख लेते हैं। गिरधर एक डरपोक और अपने मालिक के द्वारा किए जा रहे हर जुर्म को चुपचाप सहन करने वाला व्यक्ति है। वह अपने प्रतिष्ठा किसी भी हाल में बचाए रखना चाहता है और कभी भी अपने मालिक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जब उसका बेटा मदन कासू को पीटता है तब गिरधर मदन को दंडित करने की बजाय गले से लगा लेता है और
जो चाबस होता है, नहीं बोलते हैं लोग चाबस, बेटा कहकर हंसना शुरू कर देता है। इससे साबित होता है कि गिरधर भी अपने मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता था, लेकिन अपनी आजीविका बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाता था। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो सभी को जानता है कहानी में जो नायक है वो क्या है, कौन है? तो मदन है। तो इसके बारे में तर्कपूर्ण उत्तर देना है, तो इसको थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा। इसको देख लेते हैं। हमारी दृष्टि में कहानी का मुख्य नायक मदन है, क्योंकि मदन के कारण ही कहानी अपना मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाता है। क्योंकि कहानी शुरू से लेकर अंत तक मदन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मदन एक किरानी का लड़का है, लेकिन वह एक निडर लड़का है, जिसका परिचय वह कासू को 2 जहरीले दांत तोड़कर देता है। मदन अपने हक के लिए लड़ता है। वह समाज में फैली ऊंच नीच की भावना तथा लिंग भेदभाव का विरोध करता है। क्योंकि कहानी मदन के कारण ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती है। अगर इस कहानी से मदन को निकाल दिया जाए तो यह पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी का मुख्य नायक मदन है। इसीलिए हम कह सकते हैं इस कहानी का मुख्य नायक मदन है। इसे एक बार समझ लीजिएगा आप अपने से, ठीक है? PDF डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हम वीडियो को एक बार पढ़ के बता दें, जिसको आपको आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करे। तो आंसर हो जाएगा कहानी के आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। वे कहते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब को अपनी चमकती हुई काली गाड़ी पर नाज है। वे अपने झूठी शान सबको दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में अनेक प्रकार की कुर्तियाँ छिपा कर बैठे हैं। वे अपने बच्चों में लिंग भेदभाव करते हैं। कासू उनका इकलौता आँख का तारा है और उसमें वह इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हैं। मदन छोटा भी गलती करे तो वह चोर डाकू बन जाता है, लेकिन कासू बड़ा से भी बड़ा गलती करे तो वह इंजीनियर बन जाता है, क्योंकि वह सेन साहब का अपना पुत्र है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का। अगर 20 तारीख के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको मैक्स मूलर चैप्टर है उसका भी अगर प्रश्न उत्तर चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, सर मैक्स मूलर प्रश्न उत्तर। तो आपको मैक्स मूलर का प्रश्न उत्तर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।